Hello guys, in this lecture we are going to talk about impulse of a force. What is meant by impulse of a force? Now, as per Newton's second law, we know that force is equal to change in momentum, final momentum minus initial momentum per unit time. Change in momentum per unit time. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलते खेलते बॉलर ने बॉल डाला और आपने शॉट मारा, आपने क्या किया, बॉल आया, ठीक है ना, बॉल आपकी बैट पे आया और आने के बाद आपने बॉल को शॉट मारने के बाद बॉल वापस चला गया, विच एवर बी द डायरेक्शन। लेकिन आपकी बैट के कांटेक्ट में वो जो बॉल था वो कितने टाइम के लिए था? बहुत छोटे टाइम के लिए था, बहुत ही छोटे टाइम के लिए था। बहुत छोटे टाइम में आपने उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं। उस टाइम में हमें calculating the duration of that particular force for which it is applied is hard to find out. तो instead of finding out the force in such cases हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम इफेक्ट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं यानी F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बेसिकली F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, चेंज in momentum due to application of force which is very high and applied for very short amount of time is called as effect of force, termed as impulse of a force. J is equal to P2 minus P1. J is equal to P2 minus P1. इसे क्या कहा जाता है? Impulse of a force कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Impulse of a force। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये जो J is equal to F इंटू डेल्टा टी कह रहा हूँ। यहाँ पे F जो है वो एवरेज फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ विच इज कांस्टेंट। ठीक है ना, अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर शो करूँ, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर शो करूँ तो सपोज एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है जहाँ पे मैंने फोर्स देना शुरू कर दिया और जहाँ से मैंने फोर्स ये T1 पे मैंने फोर्स देना शुरू कर दिया, T2 तक मैं फोर्स देता रहा, ये वाला फोर्स है, ये वाला टाइम है। तो इतने टाइम के लिए मैंने फोर्स अप्लाई किया, जो भी फोर्स था इतने टाइम के लिए अप्लाई किया, T2 माइनस T1 के लिए अप्लाई किया। सो J इज इक्वल टू नथिंग बट F इंटू डेल्टा टी भी कहा जा सकता है, जो मैंने ऊपर लिया। लेकिन ये किसके लिए? कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे? यानी सपोज फोर्स कंटिन्यूस नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, ये F है एंड ये T है, फ्रॉम 0 टू T इतने टाइम के लिए वो मैंने फोर्स अप्लाई किया। तब J कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एट दैट टाइम J इज कंसिडर्ड टू बी, आपका फोर्स भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको कैसे दिया जाता है? फ्रॉम 0 टू T F इंटू डी टी। ये आपका क्या होता है? इम्पल्स ऑफ द फोर्स फॉर द वेरिएबल फोर्सेस। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स फॉर द वेरिएबल फोर्सेस, ये होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये होता है वेरिएबल फोर्सेस के लिए। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। impulse of a force basically defined as J is equal to F into D into T. F is equal to J into T. The impulse of a force is equal to total change in momentum produced by the force. ठीक है ना, which is nothing but P2 minus P1. So what is meant by impulse of a force? Impulse of a force is nothing but change in momentum produced by the force. Change in momentum produced by the force. ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम को क्या कहा जाता है? इम्पल्स, प्रोवाइडेड इट इज अप्लाइड, द फोर्स इज अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम इज टर्म्ड एज फोर्स। ये वाला जो होता है इसे कहा जाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहा जाता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको क्या बताता है? द चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स, दैट इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बेसिकली इसको क्या, इम्पल्स को क्या कहा जाता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, कभी कभी टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होने की वजह से
मैं डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इफेक्ट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करता हूँ विच इज मेजर्ड इन इम्पल्स। ठीक है ना, इम्पल्स क्या मेजर करता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है इम्पल्स के डायमेंशंस क्या है, एम एल टी माइनस, देख ले सकते हैं आप लोग, एम एल टी माइनस। ठीक है, और उसका यूनिट क्या है, के जी मीटर, देख सकते हो आप लोग क्या मिलेगा मुझे, के जी चेंज इन मोमेंटम है, सो के जी मीटर पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम है, यानी मोमेंटम का यूनिट और इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है ना, एवरीबॉडी समझ में आ रही है बात। चलो एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो विल कम एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। सो मैं जो भी डिक्टेट करता हूँ वो वाला न्यूमेरिकल लिख लेना। सो विल कम द व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। ठीक है, एकदम ठीक से लिख लेना। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल straight in the direction of bowler without changing its initial speed 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted on the ball. यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक बैट थी, ठीक है, यहाँ पे एक बैट थी, उस बैट पे एक बॉल आया 12 मीटर पर सेकंड से, उस बैट ने उस बॉल को हिट किया, वो बॉल वापस गया विदाउट चेंजिंग द स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे देखो ठीक से कि स्पीड चेंज नहीं हुई लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द बैट थी, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बैट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जे फाइंड आउट करना है। सो जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू। सही है, तो m कितना है उसका 0.15 दिया हुआ है ब्रैकेट में, v कितना है उसका, देखो ठीक से v यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, सो फाइनल वेलोसिटी -12 है बिकॉज अवे फ्रॉम द बैट अगर मैं निगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द बैट कितनी है 12 ऑब्वियसली, सो 12 -12। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, सो दोनों का कितना मिलेगा मुझे 24। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितना मिलेगा मुझे, -3.6 न्यूटन सेकेंड। ये भी एक यूनिट हो सकता है फॉर द इम्पल्स। ये इतना इम्पल्स मिलेगा। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, आपने नेगेटिव किसको पकड़ा हुआ है, टुवर्ड्स द बैट जो है वो पॉजिटिव पकड़ा है, अवे फ्रॉम द बैट नेगेटिव पकड़ा है। इसका मतलब इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द बैट्समैन टुवर्ड्स द बॉलर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। While launching the rocket of mass, m is equal to 2 into 10 to the power 4 kg. A force of 5 into 10 to the power 5 Newton applied. Force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied for 20 seconds. यानी t दिया हुआ है 20 seconds. ठीक है, सो कैलकुलेट द कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेंडेड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकंड। आफ्टर द 20 सेकंड उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की, ये मुझे फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सी बात है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, द वेलोसिटी अटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द एंड। ठीक है, एंड ऑफ द, ठीक है, सो क्या करूंगा मैं, जे इज इक्वल टू, पता है मुझे व्हाट इज मीन बाय जे इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय टी विच इज नथिंग बट एम वी माइनस एम यू। ठीक है, एफ वी माइनस एम यू, उसमें से u जो है इनिशियल वेलोसिटी, रॉकेट बैठा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो f मुझे पता है, t मुझे पता है, m मास ऑफ द रॉकेट मुझे पता है, v फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, एब्सोल्युटली। आंसर आपका कितना आना चाहिए, v मस्ट बी इक्वल टू आपका आना चाहिए 500 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। चेक करके देख लो, आई विल नॉट गेट इनटू द कैलकुलेशंस। समझ में आ रही है बात। सो दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर डन फॉर द इम्पल्स। एक छोटी सी कंसेप्ट है इम्पल्स, इजी से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द केस ऑफ इम्पल्स। ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज, यानी मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 2 kg दिया हुआ है, देन इज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है
5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। द फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड्स, ये वाला जो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड में फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा है, इस तरह से फोर्स 4 सेकेंड्स में एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। द फोर्स टाइम ग्राफ इज गिवन बिलो। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या फाइंड आउट करना है? इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। अब देखो सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना है, इम्पल्स ऑफ द इम्पल्स फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये FT ग्राफ दिया हुआ है आपको। अगर FT ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व इन द FT ग्राफ गिव्स यू द फोर्स, सॉरी इम्पल्स। सो J इज इक्वल टू, मुझे पता है J इज इक्वल टू F इंटू टी, यानी एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द फोर्स, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द फोर्स इन द केस ऑफ सॉरी इम्पल्स इन द केस ऑफ FT ग्राफ। FT ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द फोर्स। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है पूरा टोटल, और ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये 4 एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, एक लाइन से जाएंगे, ये नीचे वाला जो एरिया इसको 1 कहेंगे, इसके नीचे वाला एरिया 2 कहेंगे, इसके नीचे वाला एरिया 3 कहेंगे, इसके वाला नीचे वाला एरिया 4 कह देते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ A1 यानी एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो वो कितना होगा 1/2 इंटू 1.5 इंटू 3, सही है ना। 1/2 उसका बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट कितनी है उसकी 3, तो कितना मिलेगा मुझे, ठीक है 1.5 इंटू 3 4.5/2, सो 4.5 डिवाइडेड बाई 2, ये A1 एरिया मिला मुझे। A2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, A2 यानी ये वाला जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ कितना है 1.5 टू 2.5 यानी 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट कितनी है 3, सो 3, सो इज इक्वल टू 3 मिला मुझे। ये वाला पहला एरिया, ये वाला दूसरा एरिया मिला। ये तीसरा एरिया फाइंड आउट करते हैं। A3 इज इक्वल टू ट्रेपेजियम है तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। उसका एरिया आएगा 1.25, ये ट्रेपेजियम है। तीसरा एरिया जो है ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का, सॉरी उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, उनकी लेंथ का एडिशन, तो कितना होगा वो 3 + 2 होगा मल्टीप्लाइड बाय दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 3 - 2.5 यानी 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 1.25। उसके बाद A4 वाला एरिया कौन सा है, ये वाला रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 1 और हाइट कितनी है 2, सो कितना मिलेगा 1 × 2 इज इक्वल टू 2, ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये वाले एरियाज मिलेंगे, इन सब का एडिशन करता हूं मैं, तो मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना मिलेगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व डायरेक्टली कैलकुलेशन मेरे पास है, सो आई टेल टेल यू इट विल बी 8.5 मीटर स्क्वायर, इतना मिलेगा मुझे टोटल एरिया। कितना मिलेगा इम्पल्स एरिया नहीं, एरिया इज नथिंग बट इम्पल्स, सो न्यूटन सेकंड, यानी एरिया विच इज नथिंग बट J अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, तो वो कितना मिला मुझे 8.5 न्यूटन सेकंड। अब 8.5 न्यूटन सेकंड मिला मुझे। अब मुझे पता है कि J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो J इज इक्वल टू mv - mu, तो m कॉमन निकाल लिया, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो J कितना मिला मुझे 8.5, सो 8.5 इज इक्वल टू मास कितना है उसका, टोटल मास दिया हुआ है 2 kg, सो 2 ब्रैकेट में v - u दिया हुआ है 5, ठीक है। तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला जाके उधर प्लस हो जाएगा, सो v की वैल्यू फाइनल मुझे मिलेगी, फाइनल वैल्यू विल बी 9.25 मीटर पर सेकेंड। कितनी 9.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ इम्पल्स इज अप्लाइड टू द बॉडी, ओके। So this is impulse, simple सी concept होती है। Now in the next lecture we are going to talk about again very small concept called as pseudo force.